चलें बात शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने जो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा चैप्टर शुरू किया था वो था चैप्टर नंबर 7, और उसके हमने पीडीएलसी को डिस्कस किया था, विच इज द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये आप लोगों की स्क्रीन पे जो आ रहा है इस वक्त, ये यही चीज है जो हमने उस दिन डिस्कस की थी। ऑल राइट। इसके अंदर हम लोगों ने एक चीज जो डिस्कस की थी वो थी एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन, ये दो चीजें हमने डिस्कस की थी बहुत ही डिटेल में। और मेरा ख्याल है कि इसके फर्दर अब हमें इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं डिजाइन फेज की। ठीक है, डिजाइन फेज। ओके सर, जी बेटा। एब्स्ट्रैक्शंस मुझे कल समझ नहीं आया था। कोई बात नहीं बेटा, वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सही है। अभी हम डिजाइन फेज जी की सर। बात करते हैं। हाँ, वैसे अगर कोई वैसे फर्दर कोई चीज ना बिल्कुल भी ना समझ में आ रही हो तो भाई मुझे व्हाट्सएप पे पूछ देना। अच्छा, अब डिजाइन ओके फेज सर। के अंदर देखो, डिजाइन और कोडिंग ये दो अलग चीजें डिस्कस की हैं इन लोगों ने। अब ऐसा क्यों किया है इस पे अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, पीडीएलसी की ना चार स्टेजेस होंगी। एक हमारे पास एनालिसिस होगा, एक डिजाइन होगा, एक कोडिंग एंड इटरेटिव टेस्टिंग होगी, और एक फर्दर टेस्टिंग होगी। अच्छा, अब डिजाइन फेज को समझो कि है क्या चीज। देखो, एक प्रोग्रामर और एक आर्टिस्ट के अंदर ना एक चीज की सिमिलैरिटी होती है, और वो होती है कि दोनों को ही ना अपने अंदर क्रिएटिविटी होना लाजमी है। जब तक एक प्रोग्रामर और एक आर्टिस्ट क्रिएटिव नहीं हो सकता तब तक उसका काम नहीं चल सकता। सही है। अब होता सीन ये है कि मिसाल के तौर पे आप ग्राफिक्स का कोई काम करते हैं, लेट सपोज आप लोगो डिजाइन कर रहे हैं, आप कोई किसी कंपनी का ब्रांड बना रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। ठीक है। तो होता यह है कि एक आर्टिस्ट जब कोई अपनी कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई चीज कोई मॉडल बनाना चाह रहा है, किसी को गाड़ी का कोई मॉडल बनाने को काम दिया है, कुछ भी दिया है, तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि पेंट ब्रश उठा के शुरू हो जाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो ना पेंसिल लेगा और पेपर पे ना थोड़ा सा रफ ड्राइंग्स बनाएगा, पहले चेक करेगा कि यार क्या बनाना है। उसमें थोड़ी बहुत खुद ही से रेजर का यूज करके कुछ एडिट वेडिट करके उसी में ही एक एक ना एक स्केच बना लेगा, जिससे ना एक एक आइडिया हो जाएगा कि यार हमने करना क्या है। ओके। अब वो एक डिजाइनर है, उसके पास एक बनाने को चीज है, वो पहले उसका रफ स्केच बना रहा है। आप एक प्रोग्रामर हो, आपके पास क्लाइंट एक प्रोजेक्ट लेके आया, आपने वो इम्प्लीमेंट करना है अपने कंप्यूटर पे, लेकिन इसी तरह इसी आर्टिस्ट की तरह यू हैव टू डू सम रफ स्केचिंग। अब हमारे पास उसको स्केच का नाम नहीं दिया जाता, बल्कि उसको हम कहते हैं डिजाइन फेज। खराब नहीं माइक बंद होगा। कर दीजिएगा प्लीज। उसको हम तो कहते मैंने हैं डिजाइन फेज। कहा बार बार चार्जर खराब था ना। तो फिर अच्छा। चार्जर नया। नहीं, खाने का यही सही हो जाएगा बेटा। ओके। तो भाई उसको हम कहते हैं डिजाइन फेज। अब एक प्रोग्रामर क्या होता है कि वो ना अपने असल कोडिंग करने से पहले, मतलब ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट आया और क्लाइंट जैसे ही आया आपने कहा जी जी मैं समझ गया आपकी क्या बनाना है, आप वीएस कोड खोला कोडिंग करना शुरू हो गए। ऐसा नहीं होगा भाई। रियल लाइफ में आप भी क्या करोगे एज बीइंग अ प्रोग्रामर, उसका पहले एक रफ स्केच बनाओगे। उस चीज का जो क्लाइंट आपके पास प्रोजेक्ट लेके आया है उसका एक रफ स्केच जो होगा, उसका नाम डिजाइन फेज होता है। सही है। उसके अंदर हम लोग तीन चीजें यूज करेंगे एज बीइंग अ प्रोग्रामर। हम तीन चीजें क्या यूज करेंगे, सबसे पहले यूज करेंगे हम स्ट्रक्चर चार्ट। इसको हम स्ट्रक्चर चार्ट भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर डायग्राम भी बोलते हैं। दूसरा हम यूज करेंगे फ्लो चार्ट, और तीसरा हम यूज करेंगे सूडो कोड। अच्छा, सूडो कोड तो भाई पूरे चैप्टर में छाया हुआ है। ठीक है। ये बेचारा जो स्ट्रक्चर चार्ट है ना, ये तो एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल में आएगा, उसके बाद ये गायब हो जाएगा, ना पेपर में आएगा ना असेसमेंट में आएगा, कहीं पे भी नहीं आएगा। बस इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, कोई भी चीज अगर मिसाल के तौर पे सिलेबस में आई भी होती है ना, मेंशन हुई हुई है कैम्ब्रिज के, तो भाई उसका एक चांस होता है कि वो एग्जाम में पूछी जा सके। दैट्स वाई हम उसको गो थ्रू करना जरूरी समझते हैं। अच्छा, फ्लो चार्ट बच्चा पहले से पढ़ के आ चुका हुआ होता है, आई एज्यूम के सिक्स सर, सेवन एट क्लास। सर ये जो डिजाइन फेज में मतलब जो डिजाइन बनाते हैं, तो उसमें मतलब वो विजुअल होता है या फिर वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है? दोनों होते हैं, बता रहा हूँ कैसे, अभी उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, फ्लो चार्ट जो है ना, वो तो आप लोग बचपन से कभी ना कभी आपने एक आध दफा पढ़ा होगा, 6 7 8 क्लास में फ्लो चार्ट की
कुछ बेसिक्स आपको पता होंगी, उतनी ही काम आनी है ओ लेवल्स के अंदर भी, जितनी आपने उस टाइम पे पढ़ी होंगी ना अगर, तो उतनी ही काम आएंगी आपको यहाँ पे भी, टेंशन नहीं लो। सूडो कोड एक नई चीज हो सकती है आपके लिए, हो सकता है कि आपने सूडो कोड भी पहले पढ़ा हो, और हो सकता है कि आपको सूडो कोड का बिल्कुल भी ना पता हो। तो ये हमारे पास डिजाइन फैक्टर काउंट होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद असल में हमारे पास कोडिंग आती है। यानी जब एक प्रोग्रामर ने अपना डिजाइन फेज पूरा कर लिया, उसने एक रफ स्केच बना के देख लिया अपने कोड का कि प्रोग्राम का फ्लो कैसे जाएगा, कितनी वैल्यूज के इनपुट्स चाहिए होंगे, कितने आउटपुट्स चाहिए होंगे, क्या क्या कैरेक्टर अगर कोई बना रहा है तो उस हिसाब से देखेगा, डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रहा है। फिर वो आएगा जनाब अपनी स्क्रीन, फिर वो खोलेगा वीएस कोड या जो भी उसका आईडीई होगा, जो भी रन टाइम एनवायरनमेंट में वो काम करना चाह रहा होगा, बैक एंड पे फ्रंट एंड पे जो भी, वो खोलेगा, उस पर वो काम स्टार्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द कोडिंग। अब कोडिंग के साथ इन्होंने एक वर्ड और मेंशन किया है बेटा, इटरेटिव टेस्टिंग। अब इटरेटिव का मतलब समझ लो, कोई भी चीज जो लूप में चल रही हो बार बार, या इसको आम जबान में कह लो रिपीटेशन में जा रही हो, कोई भी चीज बार बार हो रही हो ना, उसको कहते हैं इटरेटिव। बहुत ही फॉर्मल वर्ड अगर यूज करना हो ना रिपीटेशन के लिए, तो इटरेशन यूज होता है। अब ये बात समझो बेटा कि इटरेटिव टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि यू बीइंग द प्रोग्रामर, आप जब कोई कोडिंग करोगे तो आप ऐसे नहीं करोगे कि पूरी ऐप की कोडिंग पहले मैं कर लूं, उसके बाद जनाब मैं उसको एक दफा ही चला के देखूं। भाई ये नहीं होगा। आप क्या करोगे कि जो जो पार्ट आप कोडिंग का कंप्लीट करते हुए जाओगे, आप वहां वहां पे रुकोगे, पहले चेक करोगे कि भाई काम चल रहा है, सही है, ऐप रिस्पॉन्सिव है, क्रैश तो नहीं कर रही, मामला ठीक जा रहे हैं, ठीक है, चलो फिर आगे चलो, फिर कोडिंग करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर कोडिंग, फिर टेस्ट। तो इटरेटिव टेस्टिंग का मतलब ये है कि प्रोग्रामर जो बना रहा है वही टेस्टिंग भी कर रहा है और वही कोडिंग भी कर रहा है। पहला फेज तो ये समझ लो कोडिंग का। अच्छा, अब ये कोडिंग का फेज जब आपका गुजर गया ना, मतलब जैसे जितने भी टेस्ट इसके रिक्वायर्ड थे, आगे हम चल के पढ़ेंगे, टेस्ट डेटा का एक टॉपिक आता है ट्रेस टेबल में, वहां पे आपको बहुत डिटेल में ये चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी के लिए बस समझ लो कि आप जो भी चीज बना रहे थे, आप साथ साथ टेस्ट भी कर रहे थे, और आपके हिसाब से जब आपको लगेगा कि हाँ यार मेरी ऐप कंप्लीट हो गई है, मेरी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, उसके बाद जाके आप उसको आखिरी फेज में दोगे जो कि है टेस्टिंग का फेज। अब टेस्टिंग और इटरेटिव टेस्टिंग में फर्क ये है कि इटरेटिव टेस्टिंग प्रोग्रामर खुद बनाता, खुद करता है। जो टेस्टिंग होती है भाई, वो आप नहीं करते, बल्कि एक और डिपार्टमेंट में जाके आपका प्रोग्राम टेस्ट होता है। आपका सॉफ्टवेयर, आपका गेम, जो भी चीज आपने बनाई है, वो लोग टेस्ट करते हैं, और उस डिपार्टमेंट को हम कहते हैं SQA। SQA स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। नाम से ही तुम लोग समझ गए होगे कि भाई क्वालिटी को मेंटेन, जैसे हर हर प्रोडक्ट का जो आप लोग ग्रोसरी आइटम लेते हो ना, उसका एक QC डिपार्टमेंट होता है, उसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस का डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, एक बात तो ये समझ लो कि पाकिस्तान के अंदर ना भाई SQA को बहुत ही कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, लीस्ट इंपॉर्टेंस समझ लो। लेकिन बाहर की दुनिया में हमारे पास इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, समटाइम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है? क्योंकि देखो ये एक फाइनल स्टेज होती है टेस्टिंग की। इसके बाद आप ये समझो कि आपका सॉफ्टवेयर जाएगा क्लाइंट के पास। अब क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को, लेवल को रीच करने के लिए जरूरी है कि इस टेस्टिंग वाले फेज में आपकी ऐप, आपका प्रोग्राम, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो 100% उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहिए। तो तो टेस्ट कौन करेगा? SQA में बैठे हुए टेस्टर्स। जो लोग SQA करते हैं यानी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं टेस्टर्स। इनकी रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे भाई गेमिंग हम लोग करते हैं, तो भाई GTA 6 आ रहा है पिछले 15 सालों से, ठीक है। हम भी अपने बचपने से सुन रहे थे, हम बूढ़े हो गए, आप भी बूढ़े हो जाओगे, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। बहरहाल, तो होता यह है कि भाई जब कोई गेम बन रहा होता है ना, अब वो बन गया, अब जैसे गेम बन गया, ऐसा नहीं होता कि आज रॉक स्टार ने भाई गेम कंप्लीट किया, कल पब्लिश कर दिया, प्री ऑर्डर पूरे कर लिए, सब कुछ हो गया, कल जी गेम आ गया मार्केट में। नहीं भाई, पहले वो गेम जाएगा टेस्टर्स के हाथों में, अगेन SQA डिपार्टमेंट के पास। अब वहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, आप समझ लो कुछ लोग दुनिया में रह रहे होते हैं लेकिन असल में वो जन्नत के मजे भी ले रहे होते हैं साथ में। तो वो लोग होते हैं कि रॉकस्टार कुछ लोगों को बुलाता है, कहता है भाई हम आपको भरपूर पैसे देंगे, आपको चिल माहौल देंगे, AC चल रहा होगा हर वक्त, सही है, खाना पीना अनलिमिटेड फ्री, आपने क्या करना है भाई? आपने गेम खेलना है, सिंपल।
आपने आना है गेम खेलना है, हमारा जो हमने ही बनाया है आप लोगों के लिए। अच्छा फिर लेकिन गेम को इस नजर से खेलना है कि उसमें से बग्स निकालने हैं। मतलब कोशिश करनी है कि आप उसको क्रिटिकल आई के साथ खेलो कि यार यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, कैरेक्टर यहाँ से वहां नहीं गया, कोई बिल्डिंग के अंदर ही चला गया, मैप में कोई एरर आ रहा है, भाई ये सब चीजें पॉइंट आउट करनी होती हैं। तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, हर चीज के लिए होते हैं, हर सॉफ्टवेयर के लिए हो सकते हैं, गेम के लिए हो सकते हैं, एप्स के लिए हो सकते हैं, वेब एप्स के लिए हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास चार तरह के फेजेस हैं जो कि पीडीएलसी में आएंगे, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। और हम लोग जो अपने चैप्टर नंबर 7 में इंटायरली जिस चीज पर फोकस करेंगे वो होगा डिजाइन फैक्टर। डिजाइन फैक्टर पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 7 में भरा हुआ है, स्पेशली अगर बात की जाए तो भाई सूडो कोड भरा हुआ है। फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट ये बहुत ही थोड़े से हैं। अच्छा उसके बाद जब चैप्टर नंबर 8 आएगा तो दिस इज कोडिंग इन चैप्टर नंबर 8, जो कि हमारे लिए ऑप्शनल होगी। हम चाहे तो किसी लैंग्वेज को ऑप्ट करें, चाहे तो ना करें। फॉर दिस पॉइंट मैं आपसे कहूंगा ना करें, किसी लैंग्वेज को ऑप्ट ना करें। पाइथन नहीं पढ़ें, जावा नहीं पढ़ें, वीबी नहीं पढ़ें। उसकी वजह बहुत बड़ी है, मैं समझा दूंगा वक्त के साथ साथ, आपको समझ में आ जाएगा कि ए लेवल्स करने से पहले पहले आपने पाइथन पढ़ लेनी है और आपका हो भी जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी हम वी आर स्टिकिंग विद सूडो कोड। बताऊंगा क्यों सर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ बोलो। सर मतलब अगर मुझे पहले से पाइथन आती है तो वो एग्जाम में नहीं आएगा सीआई के? एग्जाम में आता है बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा करना, क्योंकि उसमें लीनियंसी नहीं मिलेगी। सूडो कोड में एग्जामिनर लीनियंसी देता है चेकिंग के वक्त। तो इट्स वेरी बेनिफिशियल कि अगर आप सूडो कोड में जाते हैं तो आपको नंबर्स की लीनियंसी ज्यादा मिलती है। समझा दूंगा टाइम के साथ साथ कि क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आते सर हैं। ये आइटरेटिव में लूप वाली बात समझ नहीं आई। नहीं आई तो भी कोई मसला नहीं है, ये अभी एग्जाम का कोई पार्ट नहीं है, ना सीआई का पार्ट है। बस ये समझ लो इटरेटिव टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब इटरेटिव का मतलब होता है बार बार कोई चीज बार बार हो रही है ना, दैट इज कॉल्ड इटरेटिव। तो अब जब कोडिंग आप कर रहे हो तो बार बार आपको चाहिए कि आप चेक करो अपनी ऐप को कि यार सही चल रही है नहीं। जब जब कोई पार्ट कंप्लीट करो फिर चेक करो, फिर कोई पार्ट कंप्लीट करो कोडिंग का फिर चेक करो। तो बार बार टेस्ट करने से ये होता है कि आप जब खत्म करते हैं कोडिंग तो आपको पता होता है कि मेरी ऐप पीछे से मैं चेक करते हुए आ रहा हूँ सही काम कर रही है। दैट इज वेरी मोर फ्रूटफुल एज कम्पेयर टू के पूरी कोडिंग करने के बाद आप एक दफा चला के चेक करो और वो बग से भरी हुई हो, पता चला। सही है, आगे चलते हैं। बेटा ये ठीक है सबसे सर। बेकार टॉपिक आपको टेक्स्ट बुक में कुछ बेकार टॉपिक्स भी होते हैं, ऐसी बात है। तो उनमें से एक ये है कि भाई कंप्यूटर सिस्टम, सब सिस्टम और डिकम्पोजिशन का क्या मामला है। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट का खुलासा ये समझ लो कि ना ये आपको ये टॉपिक में ये बताया जाएगा कि जो डिकम्पोज हो, देखो सिस्टम जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये रेफर कर रहा है एक सॉफ्टवेयर को, ठीक है। सॉफ्टवेयर को जैसे हमने डिकम्पोजिशन में भी बात की थी कि ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो उनको ये लोग सब सिस्टम्स कह रहे हैं। जो ब्रेक डाउन होता है ना सॉफ्टवेयर का उसको ये लोग नाम दे रहे हैं सब सिस्टम्स का। ऑल राइट, ये सिर्फ ये बताएगा इसमें कि क्योंकि हमारा सीपीयू जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, दैट इज 0 and 1, राइट। तो हर सिस्टम जो है ना, जो हर सॉफ्टवेयर है, जब वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग फेज में जाता है तो वो इतना ब्रेक डाउन होता है, इतना ब्रेक डाउन होता है कि जब तक के एक 0 या एक 1 ना मिल जाए तब जाके सीपीयू को बात समझ में आती है। तो असल में जो डिकम्पोजिशन होती है बैकएंड पे वो इतनी ज्यादा डिकम्पोजिशन होती है कि वो 0 और 1 तक चली जाती है, तब जाके हमारा सीपीयू अंडरस्टैंड करता है और हमें इक्विवेलेंट आउटपुट जो है वो शो करता है स्क्रीन के ऊपर। तो दैट इज द एंटायर टॉपिक कि कंप्यूटर सिस्टम, सब सिस्टम का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ब्रेक डाउन करो एक सॉफ्टवेयर को इतने छोटे छोटे पार्ट्स में कि 0 और 1 तक ऑब्टेन हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो ये है टॉप डाउन डिजाइन, यानी कि फ्लो चार्ट और सूडो कोड या स्ट्रक्चर चार्ट जो भी है वो आपको टॉप डाउन डिजाइन देते हैं किसी भी सब सिस्टम का। मतलब सबसे पहले वो बड़ा सिस्टम होगा, जैसे मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर हमने खोला हुआ है, लेट सपोज फोटोशॉप खोला हुआ है, तो सबसे ऊपर वो आएगा जो बड़ा सिस्टम होगा। फिर उसके सब जो पार्ट बनते चले जाएंगे, फिर उनके मजीद पार्ट बनते चले जाएंगे, तो भाई वो उसके नीचे आएंगे। तो टॉप डाउन डिजाइन कुछ इस शक्ल को कहते हैं हम लोग, ठीक है। अभी आगे पूरा टॉपिक आ रहा है, मैं भी समझा देता हूँ आपको। ये सारे बेकार टॉपिक हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि जब हमने डिकम्पोज करना है किसी प्रॉब्लम को, देखो प्रॉब्लम क्या है, जो क्लाइंट लाया है ना भाई। और क्लाइंट क्या लाया है बेटा, क्लाइंट लेके आया है आपके लिए एक अदर
प्रोजेक्ट, जिससे आपको क्या मिलेंगे, भरपूर पैसे, है ना भाई। तो प्रोजेक्ट जो क्लाइंट लाया है ना, उसको ये लोग टर्म क्या करेंगे, प्रॉब्लम। ये बताओ कोई बच्चा मुझे कि क्या तुम प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हो? कोई बच्चा है जो बोले कि यार प्रॉब्लम की डेफिनेशन आती है मुझे? देखो जिंदगी में इतनी मुश्किलात है तुम लोगों की, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम की डेफिनेशन नहीं पता। किसी को पता है? चलो खैर कोई बात नहीं। सर मतलब कोई भी टास्क जो कंप्यूटर पे करना होता है, या फिर ना कोई भी ना ना मसला ना। जो हमारी जिंदगी में आता है। अरे भाई मसला ही तो नहीं बोलना ना, ट्रांसलेशन थोड़ी कर रहे हैं। हाँ देखो, प्रॉब्लम कहते हैं कोई भी उस हर्डल को जो आपका गोल अचीव होने से रोक रहा है। एनीथिंग विच इज अ हर्डल इन बिटवीन योर गोल इज अ प्रॉब्लम। ये है सॉल्व करने का मकसद। अब देखो, क्लाइंट लेके आया तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट, यानी कि एक प्रॉब्लम जो उससे सॉल्व नहीं हो रही थी, तो तभी तुम्हारे पास लेके आया वो। अब तुमने उसको करना है डिकम्पोज। ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, सही है, डिकम्पोजिशन होगी। लेकिन क्या तुम लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर अभी थोड़े से खराब आ रही थी। हाँ, अब सही है। जी सर। चलो, तो भाई जब तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम लेके आएगा ना, तो डिकम्पोजिशन जो हमने करनी है वो भी कुछ रूल्स के तहत करनी है। उस वक्त मैंने तुम्हें पिछली क्लास में समझाया था कि वो रूल्स आगे आ रहे हैं। वो रूल्स क्या हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को जब तुम ब्रेक डाउन करोगे तो तुम उसको चार चीजों में करोगे। कौन कौन सी बेटा? इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स और स्टोरेज। यानी अगर तुम्हारे पास मिसाल के तौर पे वो कोई ऐप बनवाने को लेके आया, तो तुम ये देखोगे कि भाई उस ऐप के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर कितने कितने इनपुट्स होने हैं, कितने कितने आउटपुट्स होने हैं, कितने प्रोसेसेस, कितनी स्टोरेज चाहिए। ये चार चीजें हैं डिकम्पोज करने के लिए। फोर थिंग्स, ऑलराइट। चार चीजें याद रखनी है टू डिकम्पोज अ प्रॉब्लम। ये तुम्हारे पास सी ए आईज में सवाल आएगा। एक नंबर का भी आ सकता है, दो नंबर का भी आ सकता है। वो तुमसे पूछेगा कि भाई डिफाइन करो कि डिकम्पोज करने के लिए कौन से दो स्टेप्स होते हैं, कौन सा एक स्टेप होता है, कौन से तीन स्टेप होते हैं। जितने स्टेप मांगे होंगे उतने नंबर दिए होंगे, ठीक है। तो भाई इनपुट को समझ लो आसान अल्फाज में कि जब तुम यूजर को प्रॉम्प्ट करते हो कि वो अपने कीबोर्ड के थ्रू कोई वैल्यू एंटर करे, या कोई अपना ओपिनियन एंटर करे, या कोई ऑप्शन सिलेक्ट करे, तो भाई उस चीज को इनपुट कहा जाता है। जिसमें यूजर इन्वॉल्व हो और यूजर अपना डाटा इनपुट कर रहा हो किसी भी फॉर्म में, चाहे मोबाइल की स्क्रीन पे, चाहे कंप्यूटर पे, चाहे कीबोर्ड पे, चाहे लैपटॉप के ट्रैक पैड पे, तो भाई उसको इनपुट कहा जाता है। वेरी सिंपल हो गया। तो इनपुट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि जिसमें यूजर से एक्सपेक्टेड कोई इनपुट आ रहा हो, कोई डाटा लिया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड एन इनपुट। प्रोसेस वो होता है कि जिसपे आपका सीपीयू इन्वॉल्व हो जाए, कोई कैलकुलेशन करने के लिए, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू अलॉट करने के लिए, कोई डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए, कोई लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए, कोई वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। तो भाई जिसमें सीपीयू इन्वॉल्व होता है किसी भी किस्म की कोई कैलकुलेशन करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। और हर ऐप में प्रोसेसेस की भरमार होती है भाई। हर सॉफ्टवेयर में होती है, हर प्रोग्राम में होती है, हर वेब ऐप में होती है, सब में होती है। आउटपुट्स वो होते हैं कि जो आपको स्क्रीन पे शो हो, इसमें आप कोई भी इनपुट ना दे, मतलब आपसे कोई एक्सपेक्टेशन ना हो रही हो, बल्कि आपको शो किया जा रहा हो, डिस्प्ले करवाने का नाम होता है आउटपुट। तो भाई स्क्रीन पे जो भी चीज आपको दिखाई दे रही होती है, दैट इज कंसीडर्ड एज एन आउटपुट। हो सकता है कि वो स्क्रीन पे ना भी दिखाई दे रही हो, सुनाई दे रही हो। अभी अगली एग्जांपल आ रही है, उसी में समझा देता हूँ। स्टोरेज का क्या मतलब है कि जो भी स्टोरेज का मतलब तो समझ ही गए होगे तुम लोग कि भाई कुछ फाइल्स होंगी उस ऐप की, कोई डाटा होगा उस ऐप का। हो सकता है वो यूजर से कोई क्रेडेंशियल्स इनपुट ले रहा हो, तो कहीं ना कहीं स्टोर तो करेगा। तो वो डिफाइन करना होगा कि वो कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज को यूज करेगा, फोन की इंटरनल स्टोरेज को यूज करेगा, एक्सटर्नल जाएगा या क्लाउड पे जाएगा। तो ये डिफाइन करना पड़ेगा आपको। अब आते हैं, इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा, एन अलार्म ऐप। ये देखो, अलार्म ऐप को इन्होंने लिया जो कि हर फोन में होती है। कोई फोन अलार्म ऐप से खाली नहीं है, सही है ना? वरना हम लोग ना स्कूल पहुंचे ना ऑफिस पहुंचे, कहीं पहुंचे ही नहीं हम लोग। तो भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट ऐप है। अब इस ऐप को इन्होंने डिकम्पोज किया। मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा भाईजान मुझे एक अलार्म ऐप बनवानी है अपने लिए,
तो आपने क्या किया कि जब उससे उसकी प्रॉब्लम सुन ली कि भाई ये प्रोजेक्ट उसको बनवाना है, तो अब आपने उसको चार चीजों में ब्रेक डाउन करना है, इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट और स्टोरेज। यहाँ देखो बेटा कि क्या मामला हो रहे हैं। इनपुट्स में देखो इन्होंने क्या क्या लिया है। इन्होंने ये लिया है कि एक अलार्म ऐप के इनपुट्स में ये हो सकता है, जो यूजर देगा, कि टाइम टू सेट द अलार्म। भाई हम यूजर से सबसे पहला इनपुट क्या एक्सपेक्ट, मतलब क्या चीज होगी जो इनपुट्स में आ सकती है, तो सबसे बड़ा इनपुट जो आ सकता है एक अलार्म ऐप के अंदर वो आएगा कि टाइम सेट करेगा। यूजर बताएगा कि भाई इस टाइम पे मैं उठना होता है, इस टाइम पे मुझे ऑफिस पहुंचना होता है, उससे पहले 1 घंटा उठना होता है, तो ये टाइम है भाई, यहाँ पे बच जाना आप, है ना भाई। तो टाइम टू सेट द अलार्म जो है वो सबसे पहला इनपुट हो गया। ओके, उसके बाद इनपुट्स में क्या हो सकता है भाई, रिमूव अ प्रीवियसली सेट अलार्म टाइम, है ना भाई, कि पहले से कोई अलार्म टाइम सेट हुआ हुआ है उसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो वो भी यूजर अपनी इंटेंशन से कर रहा है ना, ऐप खुद नहीं कर रही, कोई भी नहीं और कर रहा, यूजर खुद कर रहा है। तो यूजर का क्योंकि इनपुट लिया जा रहा है डेटा, तो दैट इज व्हाई इट इज टर्न्ड एज एन इनपुट। ओके, स्विच एन अलार्म ऑफ, या तो यूजर को अलार्म को बंद कर दे, या इसको ये भी कह सकते हैं कि ऑन, ऑन भी कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है ना। या वो प्रेस करे स्नूज बटन, कि जब अलार्म बजा और वो बेहतरीन किस्म का ख्वाब देख रहा था, उसने कहा यार कंटिन्यू हो जाए ख्वाब, चलो यार इसको स्नूज करते हैं, दोबारा उठ जाएंगे 5 मिनट के बाद, तो भाई स्नूज बटन पे भी क्लिक करेगा ना जब वो, तो वो भी उसका इनपुट माना जाएगा, क्योंकि यूजर कोई चीज कर रहा है। जब यूजर कोई चीज कर रहे हैं तो दैट इज टर्न एज एन इनपुट। ऑल राइट, अब देखो भाई सीन ये है कि ये इनपुट्स हो गए एक अलार्म ऐप के। क्या आप में से किसी को इस चीज से इख्तिलाफ है कि ये इनपुट्स नहीं है, या आप सब लोग इस बात पे एग्री करते हो कि हाँ ठीक है ये इनपुट्स हैं? बताओ मुझे। यस सर। ठीक है भाई, इतनी मरी हुई आवाज में क्यों बोल रहे हो भाई, खा पी के आ जाते क्लास में। चलो, अब देखो भाई प्रोसेसेस पे आते हैं। प्रोसेसेस में कोई ना कोई कैलकुलेशन हो रही है, कोई चीज हो रही है इस तरह से ना। अब देखो प्रोसेस में यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेक इफ द करंट टाइम मैचेस एन अलार्म टाइम दैट हैज बीन सेट। हाँ भाई, सबसे पहले प्रोसेस इस ऐप का ये है कि ये ना हर 10 सेकंड या 15 सेकंड के बाद आपका जो इस वक्त टाइम हो रहा होता है ना, रियल टाइम जो हो रहा होता है, उसको मैच करती है जो आपने अलार्म टाइम सेट किया होता है उससे। ये अलार्म ऐप का काम है। हर 10 सेकंड या हर 15 सेकंड, डिपेंड करता है, किसी प्रोग्रामर ने 10 सेकंड सेट किया होता है, किसी ऐप में 15 सेकंड का टाइम सेट हुआ हुआ होता है, तो हर 10 से 15 सेकंड के दरमियान में वो चेक करती है कि भाई क्या रियल टाइम और अलार्म टाइम मैच हो गया। अब अगर आपने 10 घंटे बाद का अलार्म भी सेट किया है ना, तो वो 10 घंटे तक हर 10 से 15 सेकंड में आपके रियल टाइम से अलार्म टाइम को मैच करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। तो बैकएंड पे एक प्रोसेस चलता 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 ही रहेगा कि जब तक कि अलार्म टाइम जो है वो रियल टाइम से मैच ना कर जाए। ये हो गया पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, स्टोरेज एंड रिमूवल ऑफ अलार्म टाइम। देखो, जब यूजर ने क्लिक किया कि भाई मुझे ये अलार्म, बेटा ये जरा एनोटेशंस को हटा दें जिन्होंने ड्रॉ किया, ये काइंडली रिमूव कर दें। अच्छा, अब देखो कि जब यूजर ने जो है ना क्लिक किया कि रिमूव करना है मुझे या स्नूज करना है मुझे, तो भाई उसने तो सिर्फ क्लिक किया ना। ये जो रिमूव हुआ कोई अलार्म, कोई अलार्म ऑफ हुआ, कोई स्नूज हुआ, तो होना जो है ये सीपीयू की वर्क, और जो सीपीयू वर्क कर रहा है ना भाई, तो उसको हम प्रोसेस बोलें। तो कुछ चीजें एट अ टाइम इनपुट भी होती हैं और वो प्रोसेस में भी काउंट होती हैं, जैसे कि ये वाली बात हो गई कि भाई यूजर की एंड से अगर देखा जाए तो हाँ, यूजर ने उस पर क्लिक किया, दैट इज एन इनपुट। लेकिन अगर वो काम पूरा हुआ तो वो यूजर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि वो सीपीयू की वजह से हुआ। तो सीपीयू की वजह से होने की वजह से हम इसको प्रोसेस कहेंगे। दैट इज अनदर, राइट। तो प्रोसेसेस में एक तो ये काम होगा। मैनेजमेंट ऑफ स्नूज में भी अब समझ आ ही गया होगा तुम लोगों को क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो यूजर प्रेस कर रहा है वो असल में काम सीपीयू कर रहा है पीछे बैकएंड पे, तो दैट इज आल्सो अ प्रोसेस। ऑलराइट, अब आते हैं बेटा आउटपुट्स के ऊपर। आउटपुट्स अलार्म ऐप का क्या हो सकता है, सबसे बड़ा आउटपुट क्या होगा भाई अलार्म ऐप का। अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि हर चीज डिस्प्ले जरूरी नहीं है कि हो, कुछ आउटपुट्स स्क्रीन पे नहीं आते बल्कि स्पीकर से भी बाहर आ जाते हैं। ये देखो,
कंटिन्यूस साउंड या ट्यून जो अलार्म की है वो आउटपुट होगा। डेफिनेटली जब अलार्म टाइम मैच हो जाएगा रियल टाइम से, तो अब क्या होगा, अब अलार्म बजेगा और आपको उठा देगा, बस यही होगा, इसके अलावा क्या हो सकता है ना। तो कंटिन्यूअसली ये ट्यून बज रही है, अलार्म बज रहा है, साउंड बज रहा है, तो दैट इज द एक्चुअल आउटपुट ऑफ एन अलार्म ऐप। इसके अलावा क्या आउटपुट होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो उसके अलावा स्टोरेज कंपार्टमेंट की अगर हम बात कर लें, तो टाइम्स फॉर अलार्म सेट जो हुए हुए हैं, वो जाहिर सी बात है कि आपके इस फोन की कोई ना कोई छोटी सी ही सही, लेकिन कोई ना कोई स्टोरेज को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जैसे आप अपनी अलार्म ऐप खोलते हैं ना, आप मेरी कभी अलार्म ऐप चेक करना, मैंने हर 5 मिनट के बाद एक अलार्म सेट किया हुआ है। सही है, 6 बजे से स्टार्ट होता है, 7 बजे, 7:15 बजे तक अलार्म ही अलार्म लगे हुए हैं, 5-5 मिनट के गैप से, कि कभी ना कभी तो इंसान जो है वो बेहोशी के आलम से बाहर आ ही जाएगा। तो ये जो अलार्म के टाइम सेट हुए हैं ना भाईजान, ये सारे के सारे कहीं तो स्टोर हुए हुए हैं। तो भले से 1 KB की स्टोरेज ही सही, लेकिन इनको कहीं ना कहीं स्टोरेज का कंपार्टमेंट तो चाहिए आपके फोन के अंदर। या चलो कोई सॉफ्टवेयर होगा तो आपके कंप्यूटर के अंदर, कोई वेब ऐप होगी तो आपकी वेब के अंदर जो होस्टिंग होगी वहां पे वो जा रहा होगा। तो वो तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन स्टोरेज कंपार्टमेंट इस ऐप का जो है वो किस लिए यूज होगा, टाइम फॉर अलार्म सेट जो हुए हैं उनको स्टोर करने के लिए होगा। सो दिस इज समथिंग, जो आप ये समझें कि दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अलार्म ऐप, जिसको हमने डिकम्पोज किया और वही 4 मेथड्स में किया जो हमने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किए थे, और उसी को हमने एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे अलार्म ऐप को ले लिया। अब आपका काम क्या है एज एन होमवर्क, वो समझो आप। आपका काम ये है, जूम वाले भी मुझे कह रहे हैं कि भाई क्लास बहुत लंबी हो गई है, खत्म कर लो। अच्छा, आपका काम क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और देखो भाई, इस होमवर्क को ना फॉर ग्रांटेड मत लेना, कर लेना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। होमवर्क ये है कि टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी ऐप और सॉफ्टवेयर दैट यू यूज एंड decompose it according to what we discussed today। सॉरी, ट्राई हो गया ये तो, टुडे। ऑलराइट, तो तुम लोगों को अब समझ में आई गई होगी भाई, अपने फोन को खंगालो, जो ऐप तुम्हें समझ में आ रही है, जो सॉफ्टवेयर तुम्हारे लैपटॉप में है, वट एवर इट इज। सॉफ्टवेयर तो ना ही उठाना, ऐप उठा लो, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब उठाओगे तो उसमें हजारों किस्म के इनपुट आउटपुट होंगे, तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो मोबाइल की कोई भी ऐप उठा लेना, और उसको जो है तुमने क्या करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा, डिकम्पोज करना होगा इन्हीं 4 चीजों में जो अभी हमने अलार्म ऐप के लिए डिस्कस की हैं। तो देखो, ये हमारी दूसरी क्लास आज खत्म पे आ गई है, और मुझे पता है कि अभी क्लास का टाइम खत्म होने में थोड़ा सा टाइम बाकी जरूर है, लेकिन अगला जो असल में टॉपिक है ना, वो एक फिर स्ट्रक्चर चार्ट हमारा शुरू हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो हमारी क्लास हो ना, तो उसमें हम स्ट्रक्चर चार्ट एज अ न्यू टॉपिक लेके चलें, ताकि हम सब फ्रेश भी हों उसको समझने के लिए, और अच्छा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अभी तक मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ डेज को लेके, क्लासेस के और टाइमिंग्स को लेके, क्योंकि ना इस टाइम पे लाइट गई हुई होती है, हम जनरेटर यूज कर रहे होते हैं, कभी इंटरनेट चल रहा होता है सही, कभी कुछ मसले कर रहा होता है। तो अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि टाइम क्या रखें, और थोड़े से डेज, क्योंकि आज मुझे ना 2 दफा PCHS जाना होता है, सुबह भी शाम में भी, और जब मैं आता हूँ मेरी हालत एकदम शंट हो रही होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों से वादा किया हुआ है तो इसलिए क्लास कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा होता है कि अगर ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को होती है क्लास, तो मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा आसानी का मामला हो जाता है। बहरहाल इसको डिस्कस करेंगे, और टाइम को थोड़ा सा पीछे लेके आने की कोशिश करेंगे कि लाइट जाने से पहले पहले वाले टाइम में हम लोग अपनी क्लास कर लें, ताकि मसाइल कम से कम हो। ऑल राइट, तो आई गेस कि अगर कोई सवाल है तुम लोगों का तो मुझसे पूछ लो, और वरना फिर हम क्लास को एंड करते हैं। और इवन कि अगर कोई बच्चा इस क्लास में सवाल ना भी पूछ सके, तो भाई ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया है, सवाल ही सवाल पूछो। और अगर तुम वहां पे भी शर्माते हो तो मुझे DM कर दो सवाल अपना।
ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना फिर मैं क्लास को एंड करूंगा जी। सर वो मुझे बस ये पूछना था कि वो जो आपने कहा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी याद नहीं करनी, वो चैप्टर 8 में लिखा हुआ था कि वो एक लैंग्वेज तो याद करनी है क्योंकि वो एग्जाम में आएगी, तो वो एक। नहीं आएगी, नहीं आएगी एग्जाम में। मैं तो सर आपको फिर इतना बुक अभी में। अगली क्लास में जो है ना, मैं आपको शो कर दूंगा कि देयर इज एन ऑप्शन इन बिटवीन अ लैंग्वेज एंड सूडो कोड ओ लेवल्स के अंदर। तो यू हैव द ऑप्शन, आप चाहे सूडो कोड में लिखो चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखो, आपके ऊपर है। तो इस वजह से मैंने कहा था कि लीनियंसी सूडो कोड में मिलेगी, लैंग्वेज में नहीं मिलेगी। उसकी वजह भी नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, मुझे याद दिला देना नेक्स्ट क्लास के अंदर अंदर, सही है। मैं ये वाली बात सर आपको पास पेपर, अब्दुल्ला आप इतना चिल्ला क्यों रहे बेटा, हाँ बोलो जी। सर वो पाइथन अगर पहले से आता है तो हाँ हाँ, बहुत पढ़ने की तो अच्छी बात जरूरत है, ही आपको नहीं है। पाइथन आती है, लेकिन एग्जाम में सूडो कोड करना। ओके सर। ठीक है भाई। अच्छा, किसी ने चैट में भी कुछ बोला हुआ है क्या? चैट में क्या बोला हुआ है भाई इन लोगों ने? एक मिनट। सर हमारे लिए थोड़ा, अच्छा अच्छा चलो ये पर्सनल बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है भाई। चलो ये क्लास खत्म करते हैं बेटा, और अगली क्लास में इंशाल्लाह फ्राइडे को आपसे मुलाकात होगी। और कोशिश करेंगे फ्राइडे को एक नहीं दो क्लास करें, ताकि और ज़्यादा टॉपिक्स को हम जल्दी जल्दी कवर कर लें। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह, ठीक है जी। सलाम। अल्लाह हाफिज़। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।